राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राम किशन की तबीयत आज बहुत खराब थी तो उसके बेटे माधव ने कसम देकर रिक्शा चलाने से मना कर दिया था। पर राम किशन का मन दुखी हो रहा था क्योंकि उसकी बेटी मंजू अब बड़ी हो रही थी और 10वीं तक पढ़ाई भी कर ली थी उसने। पर जब उसकी शादी के लिए लड़का खोजने लगा तो पता चला कि लड़कों की कोई कमी नहीं। बाजार भरे हुए हैं लड़कों से, जो ज्यादा कीमत दे वही खरीद ले। बेचारा राम किशन ठहरा मामूली रिक्शा चलाने वाला, ऐसे बाजार उसके लिए नहीं थे। फिर भी उसने जान पहचान वालों के भरोसे मंजू के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया और अब वो उसे घर से कोई बाहर जाने देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने भी कह दिया था कुछ और दिन रिक्शा खींचोगे तो कमर कभी ठीक नहीं हो पाएगी। राम किशन का बेटा माधव, उसका ब्याह हो चुका था और एक बच्चे का बाप था। बाजार में रिक्शा पर माल ढोकर दुकानों तक पहुंचाने का काम करता था। उसे भी दिन रात बहन की चिंता खाई जा रही थी, पर बेचारा करे भी तो क्या करे। घर में दाल रोटी के जुगाड़ में ही जिंदगी निकलती जा रही थी। महंगाई थी कि मुंह खोले आदमी को निगल जाने को तैयार बैठी थी। एक दिन माधव चावल की बोरियां लादे बाजार के बीच से गुजर रहा था कि उसे किसी ने आवाज लगाई, माधव, ओ माधव। एकदम से उसके कदम थम गए। वह इधर उधर देखने लगा, तभी कहने, अरे इधर। किसी ने उसके कंधे पर हाथ धरा। तभी वह कहने लगा, अरे शिव, तुम कैसे? बचपन के दोस्त को देखते ही माधव के चेहरे पर रौनक आ गई और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। वो कहने लगा, यहाँ कैसे भैया? तो वह कहने लगा, बताता हूँ, यहीं खड़े खड़े पूछ लेगा क्या? तो वह माधव कहने लगा, भैया ये सामान पहुंचाना जरूरी है दुकान पर। तो शिवा कहने लगा, चल मैं भी चलता हूँ, पर ये पहुंचा के फिर कहीं चाय पीते हैं, बड़ी ठंड है आज। सामान पहुंचाकर दोनों खाली रिक्शा लिए बाजार में निकल आए। सड़क के किनारे एक चाय की छोटी सी टपड़ी के पास माधव ने रिक्शा खड़ी कर दी और दोनों उसी पर बैठ गए। माधव ने 2 चाय देने का इशारा किया। तभी शिवा बोला, और बताओ भैया कैसे हो? तो माधव कहने लगा कि भैया ठीक है, मैं तो 2 साल से यहीं हूँ। शिवा कहने लगा, मैं भी 2 साल से यहीं हूँ। तो फिर मिले क्यों नहीं? माधव बोला। तो शिवा कहने लगा, अरे तुम्हारा कोई अता पता तो था नहीं मेरे पास, आज तो काम से आया था और तुम पर नजर पड़ गई। तब शिवा से जो माधव पूछने लगा, और शिवा क्या काम करते हो? तब वह कहने लगा, दवा की कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। शिवा से जो माधव पूछने लगा, भैया ये क्या होता है? तो मतलब दवा की दुकान पर दवाएं पहुंचाने का काम करता हूँ। माधव बोला, इसी बाजार में? शिवा बोला, नहीं माधव, सारे शहर में जहां भी ऑर्डर आते हैं और डॉक्टरों को मुफ्त के सैंपल भी देने जाता हूँ। माधव बोला, अच्छा है भैया, तुमने 10वीं पास कर ली तो अच्छा काम मिल गया। मुझे देखो सामान इधर उधर पहुंचाने में दम निकल जाता है। माधव बोला, मैं तो तुझे तब भी कहता था कि पढ़ ले यार, पर तुझे खेल ही सूझता था। मास्टर जी ने भी कितना समझाया था तुझे माधव। माधव बोला, हाँ यार, पर दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं था। अब देखो मंजू ने भी 10वीं कर ली है, फिर भी बिना दहेज के लड़का नहीं मिल रहा। तो शिवा बोला, मंजू तेरी छोटी बहन ना? माधव बोला, हाँ। तो शिवा बोला, अच्छा उसने 10वीं तक पढ़ाई की है? माधव बोला, हाँ। और तुम बताओ शिवा, कहाँ रहते हो? बाल बच्चे कितने हैं? शिवा बोले, अरे भैया अभी तो विवाह भी नहीं हुआ है, तुम बाल बच्चों तक पहुंच गए। गोरख नगर में एक कमरा है, उसमें हम 4 लोग रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो? और काका काकी और मंजू सब में ही सबके साथ ही रहते हो ना? तो माधव कहने लगा, हाँ भैया, शादी हो गई है मेरी और एक लड़का है, 1 बरस का होने वाला है। बापू ने बहुत पहले झोपड़ा बनाया था, सरकार ने वो जमीन लेके पुल के उस तरफ घर बना के दे दिया। 2 कमरे, 1 रसोई, 1 स्नान घर, बाकी बाहर सरकारी शौचालय बने हुए। तो शिवा बोला, ये तो बहुत बढ़िया है। तो माधव कहने लगा, हाँ, पर अब सोच रहे हैं उसी को बेच के मंजू का ब्याह कर दें। शिवा बोला, क्या बोल रहे हो भाई,
घर बेचने की भूल मत करना। तो माधव कहने लगा, तो और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, बापू का इलाज भी नहीं कर पा रहा ठीक से मैं, वो भी जो खाट में टिक गए हैं। शिवा बोला, हाँ बुरा तो लगेगा तुझे भाई, पर तू एक काम कर, काका की दवा का पर्चा जो डॉक्टर ने दिया है ना, वो मुझे दे देना। हमारी दवा कंपनी में जो बड़े साहब है ना, वो बड़े अच्छे हैं, मैं उन्हें बताऊंगा तो दवा का तो इंतजाम वो करवा ही देंगे। चल घर चल, उनसे और काकी से भी मिल लेगा तू, माधव कहने लगा। तो शिवा बोला, हाँ चल। तभी माधव घर पहुंचा और बोला, माँ देख कौन आया है। घर के दरवाजे से माधव ने आवाज लगाई थी। तभी उसकी माँ कहने लगी, कौन आया है बेटा। और श्यामली उसकी माँ का नाम था। उसने दरवाजे पर आकर पूछा। तो शिवा बोला, मैं हूँ काकी, शिव कुमार। शिव ने पैर छूते हुए कहा। तो वह कहने लगी, अरे बेटा कितने बरसों बाद आज देखा है तुझे, आजा बेटा भीतर आजा। तभी काका राम किशन के लिए पूछने लगा, काका कहाँ है। शिव ने चप्पल बाहर उतारते पूछा। तो वह कहने लगी, अब तो तेरे काका घर पर ही रहते हैं। माधव आ गया क्या। भीतर से ही राम किशन ने आवाज लगाई। तो माधव बोला, हाँ बापू, साथ में शिव भी आया है। तभी भीतर जाकर शिव ने राम किशन के पैर छुए। शिव को देखकर राम किशन को बहुत खुशी हुई। एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। बाद में सब बैठे बातें कर रहे थे। तभी मंजू बाहर से आई। तभी श्यामली ने पूछा, कैसी है भाभी अब। तो मंजू कहने लगी, पहले से ठीक है माँ, मदन भैया भाभी को डॉक्टर को दिखा लाए तो मैं लौट आई, बाहर तक छोड़ गए हैं। तो वह बोली, अच्छा पहचान तो कौन है ये। मंजू ने शिव को देखा, फिर अपने माँ बाप की ओर कहने लगी, नहीं पहचाना इसने। माधव बोला, अरे शिव है ये शिव। तो वो कहने लगा, वो पहचानती भी कैसे, जब शिव ने गांव छोड़ा था तो वो 18 बरस का था और मंजू यही कोई 11 बरस की थी और अब वो 18 की हो गई है। तभी मंजू ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की। अब वह बचपन की मंजू नहीं रही थी जिसे शिव काली कहकर चढ़ाता था। रंग सांवला ही सही, पर नैन नक्श बहुत अच्छे थे। शिव को खाने से पहले किसी ने जाने नहीं दिया था। बाहर का खाना खा खाकर शिव भी उगता गया था। कभी कभार इतवार को खिचड़ी विचड़ी बनाकर खा लेना एक अलग बात थी। उसे तो वो भी ठीक से बनानी नहीं आती थी। आज खाना बहुत स्वादिष्ट था। साग के साथ नरम नरम गेहूं की रोटी माँ के दुनिया से जाने के बाद उसने आज खाई थी, तब से उसने खाई ही नहीं थी। भाभी बचा कुचा खाना उसे यूं ही दे देती थी, वो जैसे कोई कुत्ते को रोटी डालता है। इसलिए वो भैया से कहकर शहर जो आया तो वापस लौटने का उसका मन नहीं हुआ। बस सारा दिन काम में लगा रहता है। शहर में कहने को तो कोई भी अपना नहीं था, पर सारा दिन थकने के बाद गली के बाहर नुक्कड़ पर खाना खाता खाता क्या क्या निकलता था कि स्वाद तो जैसे वह भूल ही गया था। तभी श्यामली कहने लगी, अरे शिव क्या सोच रहा है बेटा, हाथ में निवाला लिए हुए कुछ सोच रहा है। तभी वह कहने लगा, काकी कुछ नहीं। तो वह कहने लगा, क्या बात है बेटा, खाना क्या अच्छा नहीं लगा। पता नहीं था कि हमें तू आने वाला है बेटा, नहीं तो कुछ और बना लेते। अब श्यामली उसके पास बैठ गई। तो सिर्फ बोला, नहीं काकी खाना तो बहुत बढ़िया है, बरसों के बाद घर का खाना खाने को मिला है। श्यामली बोली, बरसों के बाद, तूने ब्याह नहीं किया क्या अब तक शिव। तभी माधव बोला, नहीं माँ, अभी तो यह जो ऐसे ही घूम रहा है छड़ा। तो वह कहने लगी, अरे पर क्यों नहीं किया विवाह अभी तक। तब माधव कहने लगा कि इसी से पूछो। तो शिव कहने लगा, काकी कौन करता विवाह, माँ के जाने के बाद भाभी की आदत कैसी हो गई थी सारा गांव जानता है, फिर मैं शहर चला गया। अच्छा तू खा सही से। तभी श्यामली कहने लगी, बाद में बात करेंगे। और वह अपना जो खाना खाने लगा। शिव की आंखें भर आई थी। तभी श्यामली कहने लगी, अरे बेटा अब तो हम सब है ना, क्यों मन भारी कर रहा है, आज तू यहीं रुक जा। शिव कहने लगा, नहीं काकी सबको परेशानी हो जाएगी। तो श्यामली कहने लगी, कोई परेशानी नहीं होगी, मैं मंजू और बहू मुन्ना को लेकर दूसरे कमरे में सो जाएंगी, तुम माधव और तुम्हारे काका इसी कमरे में सो जाना। अरे हाँ मुन्ना कहाँ है, शिव कहने लगा। तो वह कहने लगी, माधव वो पड़ोस में है, उसके बच्चे भी 2 है ना छोटे छोटे पड़ोसी के, तो उन्हीं के साथ खेलता रहता है। अभी माधव जा उसे लेके आ और उसका भी खाना हो जाएगा, दूध रोटी खा चुका है तुम लोगों के आने से पहले।
श्यामली कहने लगी अच्छा अच्छा। माधव कहने लगा। खाने के बाद माधव मुन्ना को ले आया। थोड़ी देर खेलने के बाद वो दादी की गोद में सो गया। मंजू और माधव की पत्नी अनीता ने कमरा साफ करके गद्दे डाल दिए और तकिए कंबल भी रख दिए। माधव, शिव और रामकिशन थके होने के कारण उन्हें जल्दी नींद आ गई। सुबह सुबह घर में चाय की सुगंध आने लगी। माधव और शिव काम के लिए निकलने की तैयारी में लग गए। माधव ने शिव को अपनी पैंट और कमीज पहनने को दिए तो अनीता ने रोटी और प्याज, हरी मिर्च की चटनी, उनके साथ में चाय नाश्ते में दे दी। मंजू ने रोटी और आलू शिमला मिर्च की सब्जी के 2 पैकेट बना दिए थे और दोनों को दे दिए। तो शिव पूछने लगा ये क्या है? तो वह कहने लगी खाना है दोपहर के लिए। शिव कहने लगा इसकी क्या जरूरत है, मैं बाहर खा लेता हूँ। तो वह कहने लगी मंजू जब घर में खाना बनाए तब बाहर का क्यों खाना? इतना कहकर वह रसोई में चली गई। तभी श्यामली ने पूछा अब कब आएगा बेटा? तो वह कहने लगा आऊंगा काकी। तो श्यामली कहने लगी इतवार को आजा, बाजार में कुछ खास काम नहीं होता और तेरी भी तो छुट्टी होती है उस दिन। जो माधव कहने लगा। तो शिव कहने लगा ठीक है, सुबह ही आ जाना बेटा, नाश्ता इधर ही कर लेना। श्यामली ने कहा तो वह कहने लगा शिव ठीक है काकी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। 3 दिन बाद शिव ने माधव से डॉक्टर का पर्चा और कमर के एक्सरे की रिपोर्ट ले ली। 2 दिन बाद इतवार को सुबह सुबह शिव आ गया। काका काकी उसने बाहर से पुकारा। अंदर से आवाज आई कौन? शिव। तो वह कहने लगा हाँ काकी। तो वह कहने लगी आजा बेटा। वो चप्पल उतार कर भीतर आ गया। श्यामली कहने लगी आजा बैठ जा बेटा, और वह रामकिशन की चारपाई के पास बैठने का इशारा किया। मंजू, अनीता चाय दे दो, शिव आया है, श्यामली ने दोनों को आवाज लगाई। माधव भी स्नान करके निकला और बोला आ गया? तो वह बोला हाँ। अच्छा काका तुम जरा चारपाई से उठो तो। तब वह रामकिशन कहने लगा क्या हुआ? शिव बोला उठो तो, और रामकिशन चारपाई से उतर गया। माधव, शिव कहने लगा दरवाजे के बाहर लकड़ी का पट्टा है, ले आ, संभाल के कहीं पैर पे मत गिरा लेना। फट्टा क्यों? माधव पूछने लगा। शिव कहने लगा ला तो सही, और उसने रामकिशन की चारपाई से बिस्तर हटाते हुए कहा यह क्या कर रहे हो बेटा? रामकिशन कहने लगा। तो उसकी माँ भी कहने लगी क्या कर रहे हो बेटा ये? तो शिव कहने लगा बताता हूँ काकी, काका जरा रुको तो सही। तभी माधव फट्टा ले आया और उसकी मदद से शिव ने उसे चारपाई पे रख दिया और माप देखने लगा। माधव बड़ी कील और हथौड़ी मिलेगी क्या? शिव ने पूछा। तभी माधव कहने लगा बाहर जो रहमान भाई हैं मैं उनसे लेकर आता हूँ, वो आ सकते हैं क्या? शिव बोला। तो वह कहने लगा माधव पर करना क्या है? तो शिव बोला जा तू पहले बुला ला। तभी मंजू चाय ले आई और कमरे में यह सब देखकर थोड़ा हैरान सी हुई। माधव निकल गया था उन्हें बुलाने के लिए। तभी शिव कहने लगा काका थोड़ी देर काकी की चारपाई पर बैठो, जरा समय लगेगा। शिव ने मंजरी से चाय का गिलास लेते हुए कहा। वह बोला अच्छा, और कुछ देर के बाद माधव रहमान भाई को लेकर आ गया और कहने लगा ये है हमारे रहमान भाई। शिव ने उनसे नमस्ते किया। शिव ने मूढ़े से उठकर हाथ जोड़े तो उसने भी जो माधव से नमस्ते दोस्त कहा और कहा कि कैसे हो? तो वह बोला जी ठीक हूँ रहमान भाई, आप से एक काम है, जितनी अच्छी तरह आप कर लेंगे वो हमसे नहीं हो पाएगा भाई। तो रहमान कहने लगा कहिए क्या काम है? घर की ही बात है। तो शिव कहने लगा ये लकड़ी का फट्टा चारपाई पर ऐसे फिट करना है कि खिसके नहीं, यानी कि मजबूती से, काका की कमर के लिए जरूरी है। तो रहमान भाई कहने लगे सही कह रहे हो, चारपाई पे कमर का दर्द बढ़ जाएगा, मैं चारपाई बाहर ले जाता हूँ और 1 घंटे में बिल्कुल पलंग सा बनाकर दे दूंगा। चारपाई मजबूत है, मैंने ही बनाई है, रहमान भाई कहने लगा। तो शिव कहने लगा ये तो बहुत बढ़िया है रहमान भाई। तभी मंजू माधव और रहमान भाई के लिए भी चाय ले आई और रहमान कहने लगा अरे बिटिया अभी भी चाय पिए? तो वह कहने लगी ठंडी का मौसम है रहमान भाई, अदरक डाली है, और वह चाय देकर रसोई में चली गई। चाय पीकर माधव चारपाई बाहर रखाया और फिर फट्टा ले गया। मंजू जरा इधर आना, शिव ने अपना बैग खोलते हुए मंजू को आवाज दी। मंजू बोली जी। तो वह बोला ये काका की दवाई है, टाइम से देनी है, ये 2 गोलियां सुबह, ये 1 गोली दोपहर को, और फिर ये 1 गोली रात को, और इसे दिन में 2 बार काका की कमर पे दर्द की जगह लगाना है, मालिश नहीं करनी है और ना ही जोर लगाना है, बस हल्के हाथ से उतनी देर मलना कि ये क्रीम नजर नहीं आनी चाहिए,
और काका जब भी सोते से उठो तो करवट लेकर उठना, सीधा नहीं। और मंजू ये 1 महीने की दवाई है, देखते हैं कितना आराम हुआ है, फिर उसके मुताबिक दवा लेनी होगी। ध्यान रखोगे तो काका बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। तभी रामकिशन कहने लगा, अरे बेटा बहुत किया तुमने हमारे लिए। तो शिव कहने लगा, अच्छा तो अब आप कुछ खिला दो, जल्दी से भूख लगी है। और ये माधव कहाँ गया? तो मंजू कहने लगी, अभी बुलाती हूँ। और मंजू दवाओं को दीवार पर बने खाने में एक तरफ रखकर जो बाहर चली गई। माधव भी मुन्ना के लिए चला आया था। अनीता और मंजू आलू के पराठे और लहसुन की चटनी ले आई थी। नाश्ते के बाद चाय पी रहे थे कि एक लड़का आया और बोला, माधव भैया अब्बा पूछ रहे हैं कि थोड़ी ऊंची कर दूं क्या चारपाई, तो काका को उठने बैठने में आसानी होगी, 5 इंच कह रहे हैं। तभी माधव ने शिव की ओर देखा तो शिव ने हाँ में सिर हिला दिया। माधव और शिव बाजार जाकर दोपहर और शाम के लिए सब्जियां ले आए। रहमान भाई चारपाई ले आए थे। उन्होंने फट्टे को तराश के बिल्कुल चारपाई के माप का कर दिया था। अब चारपाई बिल्कुल दीवान की तरह लग रही थी। मंजू गद्दी बिछाने लगी तो शिव बोला, नहीं मंजू, नीचे दरी बिछाकर कंबल बिछा दो, गद्दी रहने दो। तो मंजू कहने लगी, पर ठंड है। तो शिव बोला, कंबल में ठंड नहीं लगेगी, कमर का सीधा रहना जरूरी है। वह बोली, अच्छा रहमान भाई कितने पैसे हो गए तुम्हारे? शिव ने पूछा। तो रहमान भाई बोले, क्या क्या कितने हो गए? हाँ पैसे रहमान भाई। अरे भाई, रहमान कहने लगा, हमारे भी काका हैं, यह कहकर शर्मिंदा मत करो भाई। वह बोला, हाँ शिव, रहमान भाई कभी हमसे पैसे नहीं लेते, सच में बड़े किस्मत वाले हो तुम। दुनिया में तो ऐसे पराए अपने हो जाते हैं और अपने हो जाते हैं पराए। आप भी हैं, आ जाओ। और शिव भाई, रहमान भाई कहने लगा, अकेला बंदा हूँ रहमान भाई, घर लेकर करूंगा क्या? हम सब है ना, अकेले क्यों हो? रहमान भाई कहने लगे। तो वह कहने लगा, अच्छा अब चलता हूँ, एक मेज और बनानी है। रहमान भाई यह कहकर खुशी खुशी चले गए और बोले, शिव तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आते रहिए, हमारे भी कभी गरीब खाने पर आइए शिव। तो वह कहने लगा, सारा दिन शिव का वहीं गुजर गया था। आज रात का खाना खाने के बाद वो लौट आया। अभी माधव ने शिव को फोन किया, शिव। तो उधर से शिव बोला, हाँ माधव क्या हाल है? तो वह बोला, ठीक हो, तू कहाँ है शिव? तो शिव कहने लगा, मैं कंपनी में आया हूँ, अभी आधे घंटे के लिए घर के लिए निकलूंगा, बोल कुछ काम है क्या? तो माधव कहने लगा, देख इतवार को मंजू को देखने लड़के वाले आ रहे। अच्छा। शिव कहने लगा, तो ये बात है, तू भी आ जाना। वो बोला, लेकिन मेरा कुछ काम है। तो माधव कहने लगा, तू आ जाना यार, थोड़ी बातचीत करेगा तो अच्छा रहेगा, तू तो शहर की हवा समझता है ना। शिव बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं आ जाऊंगा। क्या करता है लड़का? उसने पूछा। तो माधव बोला, वे सब तो वो लोग जब आएंगे तभी बात करेंगे, हमारे मोहल्ले में रंजना मौसी है, वह वही लाई है रिश्ता। शिव बोला, ठीक है चल मैं आ जाऊंगा और मिठाई भी ले आऊंगा, समोसे वगैरह वहीं से ले ये तो गरम गरम। भाभी को सिर्फ चाय के लिए कहना, घर में कुछ ना बनाए, रिश्ता होने दे भाई पहले। ठीक है जैसा तू कहे। इतवार को शिव आधा किलो लड्डू और आधा किलो खोआ बर्फी लेकर पहुंच गया। तो काकी कहने लगी, आ गया बेटा? तो वह बोला, हाँ काकी। अभी कैसा है काका का कमर दर्द? तो काका कहने लगे, पहले से तो बहुत अच्छा है बेटा, थोड़ा टहला भी करो। शिव कहने लगा। तो रामकिशन कहने लगे, हाँ बेटा। तभी वह बोला, आ गया शिव? माधव बोला, हाँ मैं तैयारी हो रहा था, 10 बजे आएंगे वो लोग। तभी मंजू ने शिव को गरम गरम पराठे और आलू टमाटर की सब्जी ला दी। और बाकी सब, यह सब हमने आज जल्दी नाश्ता कर लिया, तो आराम से खा ले बेटा, समोसे और कचौरी लाता हूँ, थोड़ी देर बाद तो उन लोगों के आने तक गर्म रहेंगी। और मेरे पीछे से आ गए तो तू एक काम कर, तू बैठ यहाँ, मैं लेकर आऊंगा मिठाई, भाभी को पकड़ा और सारे काम तू ही करेगा क्या? माधव कहने लगा। तो शिव बोला, वो लोग आए तो तेरा यहाँ रहना जरूरी है और ठंडा नाश्ता भी सामने रखना अच्छा नहीं है। माधव बोला, हाँ ठीक है। शिव जो समोसे कचौड़ियाँ लेने पहुंचा तो बाहर पड़ी चप्पलें और जूते देखकर समझ गया कि वे लोग आ गए हैं। उसने रसोई की खिड़की से अनीता को नाश्ता पकड़ा दिया और बोला, ये शिव है। माधव ने जो उनसे अपने बचपन के मित्र शिव का परिचय कराया। और अमित, और ये इनके माता पिता, माधव ने बताया, और ये रंजना मौसी हैं। शिव को भी उनका परिचय कराया। शिव ने सबको हाथ जोड़कर नमस्ते किया और एक तरफ बैठ गया। अनीता ने नाश्ता और चाय लगा दी थी। तो जरा वो कहने लगे,
अपनी बहन को बुला दो, रंजना कहने लगी। अमित की माँ ने भी माधव से कहा कि जरा मंजू को बुला दो। अनीता मंजू को लेकर आ गई। माधव ने आवाज लगाई और सीधे सादे से प्याजी रंग के सूट में सर ढके मंजू अनीता के साथ आ गई। उसे देखकर अमिता की माँ के माथे पर कुछ बल पड़ गए। ये मंजू है, हमारी सीधी सी लड़की है, 10वीं पास की है इसने, रंजना मौसी कहने लगी। तो अमित की माँ कहने लगी, पढ़ाई का क्या है, दफ्तर थोड़े ही जाना है इसने, घर के सब काम तो कर लेती है ना, क्योंकि मैं तो बीमार रहती हूँ, अब घर के काम होते नहीं मुझसे। तो वह कहने लगी, हाँ जी सब काम जानती है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। उसकी जो मंजू की माँ ने झट से कहा, अच्छा है, हमारा परिवार बड़ा है, अमित के 3 छोटे भाई हैं, अमित के दादा दादी भी हमारे साथ रहते हैं, ये तो अच्छी बात है। जो उसके पिता कहने लगे, मंजू के सब साथ रहते हैं। अमित तुझे कैसी लगी मंजू, अमित की माँ ने सीधे बेटे से पूछा। तो अमित ने फुसफुसा के माँ के कान में कुछ कहा। अमित की माँ ने जो मंजू की ओर देखा, तभी मंजू की माँ ने पूछा, क्या बात है बहन जी। तो वह कहने लगी, वो बात यह है कि अमित को मंजू का रंग कुछ दबा हुआ सा लग रहा है, वैसे मंजू पसंद है हमें, पर अब आप देखिए कि अमित किराए की टैक्सी चलाता है और चाहता है कि अपनी टैक्सी होनी चाहिए, तो किराया भी नहीं देना पड़ेगा और कमाई भी ज्यादा होगी, और कमाई ज्यादा होगी तो आपकी बेटी भी सुखी रहेगी। अब आप सोच लीजिए और रंजना मौसी को बता दीजिए। तो वह कहने लगा माधव हाथ जोड़कर, जी उसकी आवश्यकता नहीं है, ये मांग पूरी नहीं हो सकती हमारी और हमारी ओर से। तो वह कहने लगी, ठीक है। मंजरी उठी और भीतर वाले कमरे में चली गई। सोच लो, जो अमित की माँ कहने लगी, तुम्हारी बहन का रंग दबा हुआ है। तो वह कहने लगा, आपने अपने बेटे को क्या इंद्रदेव समझा है, रंग तो इसका मंजरी के रंग से भी बहुत ज्यादा गहरा है, ये तो लड़का है, उसकी माँ कहने लगी। तो माधव हाथ जोड़कर बोला, आप जाइए। उनके जाते ही सब सर पकड़कर बैठ गए। काफी समय यूं ही गुजर गया। तभी रहमान भाई आ गए और उन सबको यूं देखकर समझ गए कि क्या हुआ होगा। उन्होंने शिव को इशारे से बाहर बुलाया और पूछा, क्या हुआ। शिव ने सारी बात बता दी। रहमान भाई कहने लगे, कमीने लोग हैं, अपना लड़का तो जो बिल्कुल काल भुजंग है और लड़की चाहिए दूध सी सफेद, बहाने हैं गाड़ी मांगने के। तो शिव कहने लगा, मैं भी समझ गया था रहमान भाई, पर जिनकी बेटी है उनकी हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। अच्छा शिव, तुम्हें मंजरी कैसी लगती है, रहमान भाई ने कहा। तो शिव हड़बड़ा गया, बोला, मुझे, हाँ तुम्हें। बोला, अच्छी है, सीधी सादी है। तो रहमान भाई बोले, तुम क्यों घर नहीं बसा लेते, कब तक अकेले रहोगे। काका काकी जानते हैं कि सिवा भाई और भाभी के मेरा कोई नहीं है, और वो भी अपने कहाँ हैं, अकेले लड़के को क्यों वो अपनी बेटी देने लगे, फिर मेरी और उसकी उम्र में 7-8 साल का फर्क है। रहमान भाई कहने लगे, ये तो ना करने की कोई वजह नहीं है। मैं ना नहीं कर रहा, शिव कहने लगा, मैं तो इतनी हिम्मत भी नहीं कर सकता। माधव मेरा दोस्त है और बचपन का, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। तो रहमान भाई बोले, वो सब मुझ पर छोड़ दो, बस इतना बताओ मंजू पसंद है या नहीं। शिव ने गर्दन झुकाकर कहा कि हाँ। तो रहमान भाई बोले, फिर चलो, और ये मुंह लटका के क्यों बैठे हो सारे। रहमान भाई ने अंदर आकर कहा, अनीता बहन जरा चाय तो पिलाओ, 1 कप, जरा कुछ ज्यादा ही सर्दी है। रहमान भाई रामकिशन काका के पास बैठते हुए बोले और बोले, काकी ये समोसा पकड़ाओ इधर। सब रहमान भाई को यूं देख रहे थे जैसे उनका दिमाग खराब हो गया है। पागल नहीं हुआ हूं, रहमान भाई कहने लगे, जो हुआ है वो सब पता है मुझे, पर एक बात और मैं जानता हूं, वह आप में से कोई नहीं जानता। सब बोले, क्या रहमान भाई। तो रहमान भाई बोले, देखो ये सिर्फ अकेला है, इसे क्यों परिवार में शामिल नहीं कर लेते। तो वो शामली चौंक कर बोली, क्या मतलब। वो बोले, माधव के चेहरे पर रौनक आ गई। वह समझ गया माधव। वह बोला, हाँ रहमान भाई, पर शिव को मंजूर है। रहमान भाई ने हंसकर उसकी बात काटी। रामकिशन का उदास सा लेट गया था, जो झट से बैठ गया और वह बोली, मैं समझी नहीं, श्यामली कहने लगी। तब वह कहने लगा, बुद्धू ही रहोगी। अरे रहमान भाई, शिव और मंजू के रिश्ते की बात कर रहे हैं। राम किशन ने जो हंस के बाजू पे चुकोटी काटी, क्या सच्ची। और वो बाजू मसलती हुई बोली, हाँ रहमान भाई ने कहा, सही में शिव। माधव ने उठकर शिव को गले लगाया। शिव कहने लगा, अगर तुम सबको और मंजू को मंजूर हो। तो वह कहने लगा, रहमान भाई मंजू इधर आ। नहीं आएगी वो,
पर मंजूर है इसे। भीतर कमरे से अनीता ने जो धीरे से आवाज लगाई और उसने जो शर्म से अपने चेहरे को ढक लिया। पल भर में ही घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। शिव ने काका काकी और रहमान भाई के पैर छुए। माधव ने उसे कसकर गले लगा लिया। यह सब देख मुन्ना जाने कैसे खुशी हुई कि वो ताली बजाने लगा। भाई कोई फरमाइश तो नहीं है तुम्हारी? रहमान भाई ने शिव को छेड़ा तो शिव कहने लगा, ना रहमान भाई। क्या? माधव घबरा गया। बरसों से काकी के हाथ से कड़ी चावल नहीं खाए। काकी को वचन देना होगा कि हर महीने मेरे लिए कड़ी चावल बना के खिलाएगी। तो वो कहने लगी श्यामली, ओ मेरा बच्चा, जितनी बार कहेगा मैं उतनी बार बनाऊंगी। और श्यामली ने शिव का माथा चूम लिया। बाकी सब हंस रहे थे और भीतर के कमरे में अनीता और मंजरी भी हंस रही थी। कुछ ही दिनों में सादगी से दोनों की शादी हो गई। शिव ने ना चाहते हुए भी मंजरी के कहने पर अपने भाई भाभी को बुलाया, पर वो आए नहीं। शादी के 1 साल बाद शिव मंजरी को लेकर गांव गया और सीधे से भाई से अपना हिस्सा मांग लिया। उसने ना नुकुर तो की तो शिव ने पंचायत बुला ली। इतने वर्षों से भाई ने भाई की जमीन से क्या क्या कमाया था वो तो मैं नहीं जानना चाहता, पर अब मेरा परिवार है भाई, मेरा हिस्सा दे दो। मेरी जिम्मेदारी हो गई है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। या तो भाई मेरा हिस्सा दे दो या फिर बाजार के भाव से खुद खरीद लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। गांव पंचायत ने शिव के हक में फैसला सुना दिया। जमीन उसके भाई ने ही खरीद ली और वो पैसा उसने अपने और मंजू के नाम से बैंक में जमा करवा दिया। मंजू ने भी सुगड़ गृहिणी की तरह घर संभाल लिया था। 1 कमरे का घर शिव ने काका काकी के घर के पास ही किराए पर ले लिया था। शिव को अपनी जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी। यूं ही 6 साल बीत गए। शिव ने केमिस्ट की दुकान के लिए लाइसेंस हासिल कर लिया और घर के नजदीक ही अब उसकी केमिस्ट की दुकान थी और उसकी दुकान के सामने ही माधव की फल फ्रूट और सब्जी की दुकान थी। क्योंकि दोनों दुकानें सड़क पर थीं तो वहां से आते जाते लोग भी वहीं से खरीदारी करते थे। सुबह सुबह मुन्ना को स्कूल की बस में चढ़ाकर माधव दुकान खोलता। स्कूल में मुन्ना का नाम अब निमेश है। कभी कभी काका भी आ जाते हैं, कभी इस दुकान पर बैठ जाते हैं, कभी उस पर। खाना सब अक्सर एक साथ ही खाते हैं। शिव की भी अब एक प्यारी सी बेटी है और जिसका नाम उसने श्रद्धा रखा है। काका काकी का सारा दिन दोनों बच्चों को संभालते हुए गुजर जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता। अब उनकी बेटी की जिंदगी में भी खुशियां हैं और दोनों पति पत्नी वो भी खुश हैं और माधव और उसका परिवार भी खुश है। काका की कमर भी ठीक हो गई है, लेकिन अब वो माधव उन्हें काम करने नहीं देता है। वह कहता है कि अगर तुम्हारा समय नहीं कटता है तो आप दुकान पर आकर बैठ जाया करो जब तक कि मैं सामान लेने जाता हूँ। जब माधव बाजार से सामान लेकर आता है तब तक काका उसकी दुकान को संभालते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।